पहले की बातें और थी जब हम इतना नहीं जानते थे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तब हमने प्रकृति का बहुत बड़ा नुकसान किया है। कितने ऐसे जीव जंतु हैं जो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गए हैं, वो इस धरती से खत्म हो गए हैं। लेकिन अब जब हम जानते हैं तो हमें प्रकृति के अनुसार अडेप्ट करके चलना होगा, न कि हम ये सोचें कि ठीक है नुकसान होता है तो होने दीजिए, हम उसकी भरपाई करके और नए पौधे लगा देंगे, हम जीव जंतुओं को चिड़ियाघरों में रखकर उनका संरक्षण कर लेंगे। ये हम इस तरह से प्रकृति का संरक्षण नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा दीपक जी आपने कि हम प्रकृति को रिक्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी देखभाल कर सकते, उसकी बचाव कर सकते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार ने, हमारी बिहार सरकार ने एक अभियान शुरू किया है, जल जीवन हरियाली। आपसे जानना चाहूंगी कि बतौर प्रधान सचिव आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं या जल जीवन हरियाली का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, जल जीवन हरियाली जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे हैं कि जल और हरियाली के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए इस अभियान का नाम भी जीवन बीच में रखकर जल और हरियाली रखा गया है, क्योंकि जल और हरियाली यही दोनों मिलके हमारे जीवन को संरक्षण करते हैं, जीवन को बचाते हैं। तो इस कार्यक्रम के कई सारे कंपोनेंट हैं, 11 कंपोनेंट हैं इस कार्यक्रम के, जिसमें जल संरक्षण से लेकर जो ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, उनका उपयोग करना, और जो वर्षा का जल है, हर तरह का जो जल है, जो भूजल है उसका संरक्षण करना, जो वर्षा का जल है उसका संचयन करना, और जो सतह पर जो जल है उस जल का भी अच्छे से उपयोग करना, ताकि हम उसका अधिक से अधिक उसका लाभ हमें मिल सके और हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए जल बचा हुआ रहे। हम अंधाधुंध उसका दोहन नहीं करें। सबसे बड़ा उदाहरण है इसका भूजल का। जैसा कि हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि मात्र 1% से भी कम ऐसा जल है जो कि वास्तव में हमारे उपयोग के लिए है, पीने के पानी के उपयोग के लिए, स्वच्छ जल जिसे हम कहते हैं। तो उस जल को हम, जैसे भूजल ही अगर हम देखें, धरती के अंदर जो पानी है उसे संचयन होने में कई वर्ष, हजारों वर्ष लगे हैं उसे संचयन होने में, और हम जिस तरह से उसका दोहन कर रहे हैं उस तुलना में उसको रिचार्ज नहीं हो पाता है वो। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम उसका उतना ही दोहन करें जितना उसकी रिचार्ज की क्षमता है धरती की। इसी तरह से हरियाली बढ़ाना, जैसा कि हमने अभी कहा कि हमें अपने देश में बहुत आगे हमें जाना है। अभी मात्र 28 पेड़ हैं पर पर्सन, तो हमें बहुत आगे, बहुत लंबा सफर एक तय करना है। तो ये सभी चीजें जल जीवन हरियाली का उद्देश्य है। अलग अलग विभाग हैं जो अलग अलग कामों को कर रहे हैं। जो हमारा विभाग है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ये इसकी मुख्य भूमिका 2 तरह की है। पहली भूमिका तो अधिक से अधिक पेड़ लगाने की है, जंगल क्षेत्र में भी, जंगल क्षेत्र से बाहर भी, और दूसरा है जल संचयन, जो हम मुख्यतः अपने जंगल क्षेत्र में करते हैं, जहाँ पर वर्षा का जो भी जल आता है उसे हम छोटी छोटी संरचनाएं बनाकर उसका संचयन करते हैं, ताकि वो भूजल को भी रिचार्ज करे और जो जल इकट्ठा हो वो जंगली जानवरों के लिए और अगल बगल के जो गांव हैं उनके लिए वो उपयोगी सिद्ध हो सके। जी, सोच के ही ऐसा लगता है, यदि हम अपनी सोच में इस चीज को शामिल करें, जल है, जीवन है और हरियाली है, और उस हरियाली के बीच से यदि जब हम गुजरने की कोशिश करते हैं, उस रास्ते से जब हम गुजरने की कोशिश करते हैं, तो इस परिकल्पना को सोच के ही मन बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है कि कितना खूबसूरत वो माहौल होगा और कितना खूबसूरत वो लगेगा देखने में। तमाम विषय पर आपसे चर्चाएं करेंगे दीपक। IAS प्रधान सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। दीपक जी, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि जल जीवन हरियाली अभियान विभिन्न अवयवों के अंदर कार्य कर रहा है, तो आपसे जानना चाहूंगी कि वो कौन कौन से विभिन्न अवयव हैं और किन किन विभागों के सहयोग से इस कार्य को देखा जा रहा है? देखिए, इसमें जैसे सबसे प्रमुख अवयव जो है वो है कि सरफेस वाटर, यानी सतह पे जो जल है, आहर, पाइन, तालाब, ये सभी जो संरचनाएं हैं, इनका संरक्षण, इनको चिन्हित करना, और अगर इनका कहीं पर इनका जल स्रोत
बाधित हो रहा है तो उसे रिचार्ज करना, उसे फिर से साफ करना और इनकी जल संचयन क्षमता को बढ़ाना। तो इस काम में मुख्य तौर पर हमारे 2 विभाग हैं, ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग। ये 2 विभाग हैं जो मुख्य तौर पर इसमें काम कर रहे हैं, और लघु जल संसाधन विभाग जो जिसे हम लघु सिंचाई विभाग भी कहते हैं। तो ये 3 विभाग हैं जो हमारे मुख्य तौर पर इसमें काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो कुएं हैं हमें उन्हें भी पुनर्जीवित करना, ये कार्य मुख्य तौर पर हमारे जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है ये कर रहा है। और रिन्यूएबल एनर्जी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी खास करके सौर ऊर्जा, इसका सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना और सौर ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करना, इस काम में ऊर्जा विभाग ये काम कर रहा है। इसके अलावा जैसे क्लीनर फ्यूल है, क्योंकि हम जब खास करके जो परिवहन होता है तो परिवहन से बहुत ज़्यादा प्रदूषण पैदा होता है, तो उसे कम करने के लिए क्लीनर फ्यूल उसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना, इस दिशा में जो हमारा परिवहन विभाग है वो काम कर रहा है। पटना में सीएनजी के स्टेशन इस्टेब्लिश हो चुके हैं और धीरे धीरे ये अन्य राज्यों में भी जैसे जैसे गैस की पाइपलाइन हमारे यहाँ बिछेगी बिहार राज्य में, तो अन्य जो हमारे जिले हैं उन जिलों में भी ये सीएनजी की व्यवस्था की जाएगी। और ये प्रयास किया जा रहा है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्लीनर फ्यूल पे, डीजल और पेट्रोल के बजाय वो सीएनजी पर ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट हो जाए। और इसी तरह से जो डोमेस्टिक फ्यूल है वो भी एलपीजी पे कन्वर्ट हो जाए। वो उसकी भी शहरी क्षेत्र में जो गैस की पाइपलाइन है घरेलू सप्लाई के लिए, वो भी पटना में बिछ चुकी है और आगे उसका काम जारी है। तो ये सभी काम हैं। और जो वर्षा का जल का संचयन है, इसमें कई विभाग काम कर रहे हैं, खास करके वैसे विभाग जिनके भवनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग अपने भवनों में ये कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग, उनके अधीन जितने भी भवन हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, चाहे वो जिला अस्पताल हो, अनुमंडल अस्पताल हो या प्रखंड लेवल पे और उससे नीचे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, सब सेंटर हो, वहाँ पर वो प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से भवन निर्माण विभाग, जिसके पास सभी सरकारी भवन है, वे अभी सभी सरकारी भवनों में ये कार्य कर रहे हैं कि उसका वर्षा का जल का संचयन हो। तो इस तरह से एक समेकित रूप से, और जो मेरा विभाग, जिस विभाग का मैं प्रधान सचिव हूँ, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उसकी मुख्य तौर पर 2 भूमिकाएं, जैसा कि मैंने पहले कहा। पहला, अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाना, उनकी सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना, जंगल क्षेत्र में जो हमारे पास फॉरेस्ट है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, और जंगल क्षेत्र में जल संचयन करना, क्योंकि उससे ज़्यादा जितनी भी नदियां हैं वो जंगल क्षेत्र से ही निकलती हैं। बिहार में जो बड़ी नदियां हैं हमारे, वो हिमालय से निकलती हैं, नेपाल से आती हैं वो, लेकिन कई सारी ऐसी नदियां भी हैं जो बिहार के ही पठारी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती हैं। तो उन नदियों में अधिक से अधिक जल आए, इसके लिए हम उसके कैचमेंट एरिया जो है उसमें हम कार्य करते हैं, ताकि अधिक से अधिक जल उन नदियों के माध्यम से आए। तो उन नदियों को पुनर्जीवित करना और उन नदियों में जो जल का बहाव है उसको बढ़ाना, तो ये सभी कार्य हमारा विभाग कर रहा है। जी, इस तरीके से कहीं ना कहीं जो जल संचयन की बात है वो बहुत बड़ी एक बात बनकर आगे निकलेगी। यदि हम जल संचयन की बात करें तो देवास जो मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है उसे हम नहीं भूल सकते हैं, जहां सुखाड़ की स्थिति में भी जल संरक्षण करके वहां कृषि प्रधान उस जगह को बना दिया गया था। यदि हम बातें करें अपने यहाँ के क्षेत्र की, अपने क्षेत्र की बातें करें तो कहीं ना कहीं हर इंसान जो है वो जलवायु को ठीक रखने के लिए, उसे प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार है। यदि हम आम जन की बात करें, वो अपने घरों में किस तरीके से जल संरक्षित रखें, वो किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं जलवायु और पर्यावरण को संरक्षण करके रखने में। देखिए, जलवायु परिवर्तन एक ऐसी समस्या है जिसे पहली चीज तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जलवायु परिवर्तन हमें शायद थोड़े ही समय पहले 15, 20 या 25 साल पहले हमें ऐसा लगता था कि जलवायु परिवर्तन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कुछ वैज्ञानिक बताते हैं, परंतु ये शायद सुदूर भविष्य में कभी होगा। परंतु अब हम ये देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन एक ऐसी चीज़ है
जो कि अब कोई सुदूर भविष्य में नहीं रह गई है, बल्कि हम इसे दिन प्रतिदिन के जीवन में देख रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि गर्मी का बढ़ जाना। जैसे कि अभी आपने हाल में देखा कि मार्च महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी, न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में। और विश्व की बात करें, अभी कल ही मैंने अखबार में देखा कि ब्रिटेन में गर्मी का आगाज हो रहा था और एक दिन पहले रात में लोग बीच पर घूम रहे थे, इतनी गर्मी थी। और उसके दूसरे दिन सुबह जब लोग उठे तो आर्कटिक से चलने वाली हवाओं के कारण बर्फबारी हो गई और अचानक तापमान नीचे आ गया। तो इस तरह के जो एक्सट्रीम इवेंट्स इन्हें हम कहते हैं, ये एक्सट्रीम इवेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बाढ़ की अचानक अतिवृष्टि होना, सुखाड़ होना, हम लोग अभी अपने ही देश में चमोली की घटना हमने देखी है, जो जनवरी 2021 में हुई, जहां पर एक ग्लेशियर टूट के ऊपर गिरा, फिर वो नीचे रुका और वहां पे लेक बना, और अचानक वो लेक जब टूटा तो उसके कारण से कितनी तबाही हुई। 2013 में हम केदारनाथ में देख चुके हैं इसी तरह की घटना। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, गर्मी बढ़ जाना, अचानक अतिवृष्टि होना, किसी साल बारिश बहुत ज़्यादा होना, किसी साल सुखाड़ हो जाना, इस तरह की जो घटनाएं हैं, इसे हम दिन प्रतिदिन के जीवन में देख रहे हैं। तो ये सभी जलवायु परिवर्तन के ही इंडिकेटर्स हैं। लेकिन हमें इसके साथ ये भी सोचना होगा कि ये जलवायु परिवर्तन को काउंटर करने के लिए हम ये नहीं सोच सकते कि हाँ, कुछ देश मिलकर जलवायु सम्मेलन में कुछ डिसाइड करेंगे और जब देश की सरकारें काम करेंगी तब जाकर हम इसे रोक पाएंगे, क्योंकि इस जलवायु परिवर्तन को रोकना हम सभी के हाथों में है। जो छोटी छोटी चीजें हैं, ऊर्जा की बचत, जैसे घर में छोटी सी चीज है कि हम जो ऊर्जा की बचत करते हैं, क्योंकि हमारा अधिकांश ऊर्जा अभी भी थर्मल एनर्जी से प्रोड्यूस होता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। जो हम घर में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, ये ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जो कि हमारे क्लाइमेट में जो गर्मी है उसको बढ़ाता है। इसी तरह से जल का संचयन तो एक उसका एस्पेक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम जल का जब उपयोग करते हैं तो हम यथासंभव जल का कम से कम उपयोग करें। उदाहरण स्वरूप, अगर हम ब्रश करते हैं तो नल खोलकर नहीं बल्कि मग में पानी लेकर करें। जब हम नहाते हैं तो शावर से नहीं बल्कि बाल्टी और मग से नहाएं। इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि हम अधिकांश जल जो उपयोग कर रहे हैं बिहार में अभी, वो हम धरती से निकालते हैं। तो उस जल को हम सरफेस वाटर का बहुत कम उपयोग करते हैं, खास करके शहरी क्षेत्रों में अपने दिन प्रतिदिन के कामों के लिए। तो जब हम भूजल का उपयोग कर रहे हैं तो हम जितना उस जल को बचाएंगे, जितना हम कम उपयोग करेंगे उसका, जितना रैशनल यूज हम करेंगे, उतना ही हम इस धरती को, क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने में और इस धरती के संरक्षण में हम अपना योगदान दे रहे हैं। एक महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हर बार दोहराते हैं, कि जो इस धरती के रिसोर्सेज हैं वो हर व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है, लेकिन उसके लालच को पूरा करने के लिए नहीं। हमने जो इस जलवायु परिवर्तन की समस्या हो या किसी भी तरह के रिसोर्सेज की जो कॉन्स्ट्रेंट की समस्या हो, वो वास्तव में हमारे लालच का फल है। हम अपनी आवश्यकता से बहुत ज्यादा रखना चाहते हैं अपने पास। हम अपनी जरूरत को ध्यान में नहीं रखकर बल्कि हमारे पड़ोसी के पास कितना है उसकी तुलना करके अपने पास रिसोर्सेज को इकट्ठा करना चाहते हैं। और इसी जो अंधाधुंध दौड़ है, जिसे हम सो कॉल्ड विकास कहते हैं, उसी के कारण हम धरती के रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हमें ये सोचना होगा कि ये धरती के रिसोर्सेज, हमारी उम्र 60 साल, 70 साल, 80 साल है, परंतु ये धरती करोड़ों वर्ष पुरानी है और आगे भी चलेगी। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छोड़ के जाना होगा। हम पूरे रिसोर्सेज को केवल वर्तमान पीढ़ी में ही उपयोग नहीं कर सकते। जी।
बहुत सही बात कही दीपक जी आपने कि देयर इज इनफ फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड। Yes. जैसा कि अभी हम जैसे कि बिहार सरकार एक अभियान चला रही है जल जीवन हरियाली, उसमें देखने को मिल रहा है कि तालाब, पोखर, पईनों और आहारों को एक जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है, जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि इसके बहुआयामी परिणाम के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से ये हमारे लिए फायदेमंद है। देखिए, जो अगर हम अपने ही सभी लोग अगर हम अपने घर के बुजुर्गों को ही अगर उनसे पूछें तो हमारी जितनी जरूरत हुआ करती थी, चाहे हमारे पीने के पानी की हो तो वो कुएं से होती थी, जो हमारे सिंचाई का हो वो हमारे आहर पाइन और जो तालाब होते थे उनसे हमारी सिंचाई की जरूरतें पूरी होती थी। पुराने समय में गांव में जो लाठा चलाते थे हम, उस लाठा से हम उसको अपने खेतों की सिंचाई करते थे। लेकिन अगर हम आज के समय में देखें, कुएं आपको बहुत कम संख्या में कहीं पर भी मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे भूजल नीचे जाता गया कुआं सूखते गए और हम कुएं की जगह हम हैंडपंप में हमने अपने उस परिवर्तित कर लिया अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और उस हैंडपंप से हम भूजल का दोहन करने लगे। जबकि कुओं से हम जो ऊपर का ही सरफेस धरती के अंदर का ही था, लेकिन उसके ऊपर का ही पानी हम उसका उपयोग कर रहे थे, परंतु वो रिचार्ज धीरे धीरे बंद होने के कारण हम उसको हैंडपंप में और अब नल जल योजना के तहत भी हम उसी भूजल का दोहन कर रहे हैं अपने उपयोग के लिए। तो अगर हम सरफेस वाटर को, जो बारिश का एक एक बूंद पानी उसका हम संचयन करते हैं, और इसके लिए कोई बहुत बड़ी संरचना की आवश्यकता नहीं है, हम अपने खेत में ही अगर हम ये कोशिश करें कि हमारे खेत में जो बारिश होती है वो पानी हमारे खेत से बाहर नहीं जाए, जो हमारे खेत का सबसे निचला कॉर्नर है उसी कॉर्नर को हम थोड़ा गहरा कर दें ताकि उसमें वो जल संचयन हो जाए, तो हमारी हो सकता है कि उस जल के संचयन से इतना जल संचय न हो कि हम अपनी सिंचाई कर पाए। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन में देखेंगे तो वो जो हम जल संचय कर रहे हैं वो अल्टीमेटली धरती के नीचे जा रहा है और हमारे भूजल को रिचार्ज कर रहा है, और उससे फिर हमारी धरती की उर्वरा शक्ति जो है वो बढ़ेगी। तो जो सरफेस वाटर है, जो आहर पाइन है, वो तालाब है जो गांव के हमारे पुराने, इन सभी का संरक्षण बहुत जरूरी है, ताकि हम सरफेस वाटर का जितना ज्यादा हम उपयोग करेंगे हम अपने उस भूजल को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकेंगे। जी, और कहीं ना कहीं वो जो भूजल होता है वो हमारे ही काम आता है यदि उसे हम संरक्षित करके अपने पास रखते हैं। तो दीपक जी, हमने बातें की वन के संरक्षण की, एक वृक्ष की मैं बात यहाँ पे करना चाहूंगी, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जब चाहते हैं वृक्षारोपण की बात आती है तो उनका मन होता है, उनकी सोच ये होती है कि ऐसे वृक्ष लगाए जाए जिनका नेचर से सीधा एक सकारात्मक संबंध होता है। यूकेलिप्टस का पौधा कई ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में लगाते हैं, तो मैं चाहूंगी कि चूंकि आप आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ी चर्चा इस पर भी करें, कितना घातक है ये और कितना बचना चाहिए इस तरह के पौधों से। यूकेलिप्टस के पौधे में अभी बहुत इसे क्या कहूँ मैं कि ये एक धारणा है कि यूकेलिप्टस का पौधा बहुत ज्यादा पानी लेता है, पानी खींचता है, तो और उसके कारण से उसको लगाने पर जल का स्तर नीचे जाता है। ये बहुत साइंटिफिकली बहुत प्रूव नहीं है, लेकिन क्या होता है कि अगर आप ये देखें तो यूकेलिप्टस का पौधा जो है वो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग है, वो बहुत जल्दी उसकी ग्रोथ होती है, तो नेचुरल है कि जब उसकी फास्ट ग्रोथ होगी तो वो रिसोर्सेज भी ज्यादा लेगा, तो उस तुलना में वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जल है उसको ज्यादा लेता है उसको। लेकिन हमें जब पौधे लगाने चाहिए तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वैसे पौधे जो बायोडाइवर्सिटी के अनुरूप, यानी जिन पौधों से जैव विविधता को संरक्षण मिलता है, जैसे कि आप पीपल के पेड़ हो गए, बरगद के पेड़ हो गए, पाकड़ हो गए, नीम हो गए, जामुन हो गए, इस तरह के आम फलों के जो बीजू फलों के वृक्ष हैं, बीजू वृक्ष जो कि बड़े होते हैं वृक्ष, जो कि जीव जंतुओं चिड़िया का भी बसेरा होता है और हमारे फल की आपूर्ति भी करते हैं, हमारे फल की जरूरतों को भी पूरा करते हैं। इस तरह के पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। सहजन एक ऐसा पेड़ है जो पेड़ सबसे आसानी से उगता है, क्योंकि अगर आप उसकी डाली काट के लगा दें तो वो धीरे धीरे वो पनप जाता है और वो पेड़ बन जाता है। सहजन के पेड़ की दूसरी खास बात यह होती है कि इसे हर साल
जब इसमें फल आता है तो उसके बाद हम उसकी डाली को पूरी तरह से काट देते हैं और फिर अगले साल उसमें नई डाली निकलती है और फिर उसमें नए फल आते हैं। सहजन मैं इसलिए कह रहा हूं कि सहजन एक ऐसा पेड़ है जिसकी हर चीज न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पोषकता के दृष्टिकोण से वो बहुत ही अच्छी होती है, चाहे इसके पत्ते हों चाहे इसकी फली हो। तो ये सभी चीज जो है, और ये इतना फास्ट ग्रोइंग पेड़ है कि ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, फल देने लगता है। तो सहजन का पेड़ के बारे में हम जरूर चाहेंगे कि बहुत बार लोगों के मन में ये धारणा होती है कि सहजन के पेड़ में एक कीड़ा आता है और उस कीड़े के कारण लोग उसको नहीं लगाना चाहते, तो आप थोड़ा सा घर से दूर भी उसको लगा सकते हैं, लेकिन सहजन का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इसी तरह से नीम का पेड़ है जो न केवल हवा को स्वच्छ रखता है बल्कि उसके नीम के जो पत्ते होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। जो उसकी नीम का दत्वन, पुराने समय में लोग नीम का दत्वन किया करते थे। तो ये तो चीजें हैं जो हमारे वृक्ष हैं। इन वृक्षों को हम, और अगर हम उसके दृष्टिकोण से देखें, अपने इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से, अपने भविष्य की पीढ़ियों के लिए, तो वैसे टिम्बर ट्रीज हो गए जैसे सागवान वगैरह, ये सभी पेड़ लगाए जा सकते हैं जो कि लंबा समय लेते हैं, 30 से 40 साल लेते हैं मैच्योर होने में, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक सेविंग का, एक डिपॉजिट का काम करेंगे जिसका उपयोग करके उन्हें एक बड़ी राशि मिल सकती है। वैसे पेड़ जो कम समय में देते हैं जैसे पॉपुलर का पेड़ हो गया, जो अगर हम उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे तो 7 से 8 साल में वो मैच्योर हो जाता है। सेमल का पेड़ है, जल्दी मैच्योर होता है। तो इस तरह के जो पेड़ हैं हम उनको भी लगा सकते हैं जो फास्ट ग्रोइंग पेड़ है। इसी के साथ दीपक जी, देखा जा रहा है कि मैदानों और पहाड़ी इलाकों में वृक्षारोपण, ट्रेंच, चेकडैम जैसे अन्य संरक्षण निर्माण कार्य भी किए जा रहे हैं। तो आपसे जानना चाहूंगी कि यह निर्माण कार्य किस प्रकार वनाच्छादन की बढ़ोतरी में मददगार है? तो किस तरीके से फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को? हाँ, ऐसा होता है कि जब जंगल क्षेत्र में हम जब काम करते हैं तो जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में जो वर्षा का पानी आता है उसके निकलने का नीचे एक प्रकृति ही उसका एक रास्ता बनाती है। वो डिपेंड करता है कि उसका स्लोप कितना है, जिसे हम ड्रेनेज लाइन कहते हैं। तो हम जब किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि ड्रेनेज लाइन जो है उसकी, उस ड्रेनेज लाइन में जो वर्षा का पानी जो आ रहा है उसे धीरे धीरे रोकने के लिए, क्योंकि अगर हम उसे नहीं रोकेंगे तो वो पूरा का पूरा पानी नीचे बहेगा, फिर मैदानी इलाकों में आ जाएगा, वहां पर वो धरती के अंदर उसका रिचार्ज नहीं होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि छोटी संरचनाएं बनाकर वहीं के स्थानीय मटेरियल जो लोकल बोल्डर मिलते हैं उसी से, उससे मिलाकर हम धीरे धीरे पानी की स्पीड को कम करते हैं। जब पानी की स्पीड कम होती है तो वो पानी, जमीन सोखती है उस पानी को और उसके कारण से वहाँ मॉइस्चर बढ़ता है, और जब मॉइस्चर बढ़ता है तो वहाँ पे हरियाली बढ़ती है। जैसे आप अगर यहाँ देखेंगे राजगीर की में जो 5 पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों में 2011-12 से हम लोगों ने काम शुरू किया था वहाँ की सभी ड्रेनेज लाइन पे, और उसके कारण पहले जहाँ पर मई महीने में वो पूरा का पूरा पहाड़ बिल्कुल पीला लगता था, बंजर लगता था, अब अगर आप मई के महीने में भी वहां पर जाएंगे तो पूरे पहाड़ पे तो नहीं, लेकिन जितनी भी ड्रेनेज लाइन है वो सभी ड्रेनेज लाइन आपको हरा दिखाई देगा। और उसका कारण है कि वहां पर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा है, और ग्रेजुअली उससे एक और फायदा होता है इस तरह के छोटे स्ट्रक्चर बनाने से कि जो ऊपर से जो मिट्टी बह के आती है वो मिट्टी वहां रुक जाती है। तो ऊपर के एरिया में जो जहाँ पर स्लोप ज्यादा है वहां पर जो मिट्टी ऊपर की जो बह जाती है उसको रोकने के कारण मिट्टी का स्तर वहां पर बढ़ जाता है, जो सॉइल डेप्थ जिसे हम कहते हैं, और उसके कारण से फिर वहां पर पौधे निकलने शुरू होते हैं। अपने आप प्रकृति उसे रीजनरेट करती है। आप हैं प्रधान सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन बिहार सरकार। सर, एक बार पुनः स्वागत है आपका। कई ऐसी चर्चाएं हुई हैं, ब्रेक में जाने से पहले हमने वन की बातें की, जलवायु संरक्षण की बातें की। यदि हम कई ऐसी योजनाओं का जिक्र करते हैं, हर घर नल का जल योजना को यदि हम देख लें, स्वच्छ भारत अभियान को यदि हम देख लें, तो कहीं न कहीं लोगों के बीच व्यवहार परिवर्तन दिखता है। लोगों ने अपने आप को कहीं न कहीं परिवर्तित किया है इस तमाम योजनाओं के मद्देनजर। यदि हम इको टूरिज्म की चर्चा करें,
क्योंकि इधर यदि हम बिहार का जिक्र करें तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो शामिल हुई हैं। यदि हम नेचर सफारी की बात करें, वृक्षारोपण की बात करें, जंगलों को बढ़ाए जाने की बात करें, पार्क के निर्माण की बात करें, तो मैं चाहूँगी कि इको टूरिज्म पर भी आप चर्चाएं ज़रूर करें। क्या कुछ विस्तार किया जा रहा है और आपकी क्या इसमें भूमिका रही है? देखिए, इको टूरिज्म बिहार के ज़्यादातर जो पर्यटन स्थल हैं, दो तरह के पर्यटन स्थल बिहार में हैं। एक वो हैं जो धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कि सभी धर्म के से कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है, चाहे हम हिंदू धर्म की बात करें या मुस्लिम धर्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, हर धर्म से यहाँ कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण स्थल जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा हम अगर दूसरे तरह के पर्यटन स्थलों की बात करें तो जो हमारे जो जंगल क्षेत्र हैं, जो प्राकृतिक क्षेत्र है, वहाँ पर हमारे पर्यटन स्थल बहुत ज़्यादा हैं जिन्हें हम इको टूरिज्म या इको पर्यटन की बात हम करते हैं। तो हमारे विभाग का ये प्रयास है कि वैसे जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर जो पर्यटक के आने के लिए जो सुविधाएं वहाँ पर आवश्यक हैं, उन सुविधाओं का विकास किया जाए, जैसे कि उसके कनेक्टिंग रोड हो गए, वहाँ पर बैठने की व्यवस्था, वहाँ पर पीने के पानी, शौचालय की व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं जो है वहाँ पर कर सकें। हाल के दिनों में जो हमारे क्षेत्र जो विकसित किए गए हैं, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व तो है ही, जो हमारे बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, और उसके साथ साथ जो वाल्मीकि नगर का जंगल क्षेत्र है वो बहुत ही एक अच्छा जो तराई का एक वन क्षेत्र है, काफ़ी सघन वन क्षेत्र है, जो कि हिमालय से और हिमालय की तराई में नेपाल का जो चितवन का वन क्षेत्र है उससे लगा हुआ है, चितवन और बक्सा। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, करीब 900 स्क्वायर किलोमीटर यानी 90,000 हेक्टेयर का क्षेत्र है, और अभी बाघ की संख्या भी वहाँ पर हमारे 30 से ज़्यादा है। इसमें वाल्मीकि नगर, मंगुराहा, गोवर्धना इत्यादि इलाकों में हम लोगों ने पर्यटकीय सुविधाओं का विकास किया है, जहाँ पर रहने की व्यवस्था और पर्यटकों के घूमने की व्यवस्था है। अगर हम इधर आए दक्षिण बिहार में, तो हमारा मुंगेर में भीम बांध, यहाँ पर पर्यटकीय सुविधाओं का विकास किया गया है। भीम बांध में जो गर्म पानी का झरना है उसमें काफ़ी गर्म पानी आता है, इतना गर्म पानी आता है कि हम जाड़े के दिनों में भी उस पानी का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। वो पानी, उसको हम थोड़े संरक्षित करते हैं, रात भर रखते हैं, तब वो दिन में जाकर उपयोग के लायक होता है। तो वहाँ पर मुंगेर में भीम बांध में भी हम लोगों ने पर्यटकीय सुविधाओं का विकास किया है। हम रोहतास और कैमूर की बात करें, जैसे कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये जो पूरा पठारी क्षेत्र है हमारा रोहतास और कैमूर का, यहाँ पर प्राकृतिक दृष्टिकोण से यहाँ पर अत्यंत ही मनमोहक स्थल है। हिस्ट्री भी है यहाँ पर, और इसमें जैसे वॉल पेंटिंग, केव पेंटिंग जो मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, वो केव पेंटिंग्स है हमारे यहाँ कैमूर के इलाकों में। और इसके अलावा पुराने किले, रोहतासगढ़ का किला, उसके बारे में ज़्यादा लोग जानते हैं, परंतु एक शेरगढ़ का किला भी है, जो किला जमीन के नीचे है, उसकी जो मुख्य संरचनाएं हैं, वो शेरगढ़ का किला जो दुर्गावती का डैम है उसके सामने उस पहाड़ी पे है। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे झरने हैं, और वो झरने जो हमारे बरसात के दिनों में पानी आने के बाद और उसके बाद वो अत्यंत ही मनमोहक स्थल के रूप में रहते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो इन रोहतास और कैमूर जिले में हमारे कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। जैसे माँ मुंडेश्वरी देवी का मंदिर है कैमूर में, और इसके अलावा तुतला भवानी का मंदिर है रोहतास में, और गुप्ता धाम है। ये सभी ऐसे जगह हैं जहाँ पर कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। करकटगढ़ का जलप्रपात हम लोगों ने अभी विकसित किया है कैमूर में। करकटगढ़ जलप्रपात में मगरमच्छ का नेचुरल हैबिटेट है, दुर्गावती नदी का ये फॉल है वहाँ पे, और वहाँ पर हम लोगों ने कई पर्यटकीय सुविधाओं का विकास किया है। तुतला भवानी जो वाटरफॉल है और वहाँ माँ तुतला भवानी का मंदिर है, वहाँ पर भी पर्यटकों के मंदिर तक पहुँचने के लिए उन्हें पहले पानी में से होके जाना पड़ता था। अब उनके लिए वहाँ पर रास्ता बना दिया गया है, एक हैंगिंग ब्रिज बना दिया गया है, जो पर्यटकों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है वहाँ पर।
तो गुप्ता धाम जाने की सड़क की भी मरम्मती की जा रही है ताकि गुप्ता धाम लोग आसानी से पहुंच सके। तो ये सभी हम लोगों ने काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो गया जिले में बोध गया में बिल्कुल राष्ट्रीय जो उच्च पथ है उसके बगल में बुद्ध स्मृति पार्क बनाया गया है, बड़ा, लगभग 58 एकड़ में। और ये बुद्ध स्मृति पार्क में पर्यटकों की सुविधाएं हैं। अगर हम नॉर्थ बिहार की बात करें तो वहाँ पे अररिया जिले में 2 हमारे ऐसे ही बड़े क्षेत्र हैं। एक रानीगंज वृक्ष वाटिका है जो लगभग 289 एकड़ का है और वहाँ पर बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में लोग उसका आनंद उठा सकते हैं। और वहीं पर कुसियार गांव एक पार्क है, उस पार्क में भी लोग उसका, बच्चे और बड़े उसका आनंद उठाते हैं। हम लोग धीरे धीरे ऐसी अन्य पर्यटकीय सुविधाओं का और विकास करते जा रहे हैं। हाल ही में पिछले साल ही जमुई जिले में माधोपुर वृक्ष वाटिका जो लगभग 110 एकड़ में है उसका डेवलपमेंट किया गया है और ये बिल्कुल मुख्य सड़क पे है, जो सड़क जमुई से होकर देवघर के लिए जाती है, जो बिहार का बॉर्डर है उससे लगभग 10 किलोमीटर पहले ये वृक्ष वाटिका है। नागी और नट्टी ये जो 2 डैम हैं जमुई जिले में, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हमारे प्रवासी पक्षी आते हैं। इसी तरह से कटिहार का गोगा बिल है। कांवर झील की स्थिति अब अच्छी नहीं है, उसको हम सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांवर झील में भी एक समय में बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते थे। तो इस तरह के बहुत सारे स्थल हैं जो इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। परंतु मैं एक चीज अनुरोध करना चाहूंगा आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जब भी हम किसी प्राकृतिक स्थल पे जाते हैं तो हम ये प्रयास करें कि हम उसका जो वहां पर जो प्रकृति है उसे कम से कम नुकसान पहुंचाएं। सबसे बड़ा जो नुकसान देखने को मिलता है कि हम किसी भी स्थल पे जाते हैं, वहां पर हम आनंद उठाते हैं, उसका खाते हैं, पीते हैं और फिर उसके बाद उसका पूरा कचरा, पॉलिथीन, फोम की प्लेटें, वो सब हम वहां छोड़ के आ जाते हैं। तो हम ये भी सोचें कि हम आखिरी व्यक्ति नहीं है जो वहां जा रहे हैं, हमारे बाद भी लोग आएंगे और वो भी चाहेंगे कि वहाँ स्वच्छ वातावरण हो, प्राकृतिक वातावरण हो। तो हम जब भी किसी स्थल पे जाते हैं तो कोशिश ये करें कि हम वहाँ पर कोई कचरा न छोड़ें अपने पीछे। जो कचरा है हम उसे साथ में लेकर एक बैग में करके लाएं और उसे बाहर हम कहीं या वहाँ पर ही अगर कोई डस्टबिन जहाँ पे है हम उस डस्टबिन पे डालें, न कि हम जमीन पर बिखेर के उसे छोड़ दें। और जो जितने भी हमारे इको पर्यटन के स्थल हैं, अगर हम उनकी सुरक्षा करेंगे तो नेचुरल है कि वो धीरे धीरे और विकसित होंगे और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां उसे और अच्छे रूप में देख सकेंगी। जी दीपक जी, अभी हाल में बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के साथ एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन की है नई दिल्ली में। तो आप इसे जल जीवन हरियाली के साथ किस प्रकार देखते हैं? देखिए, जल जीवन हरियाली जैसा मैंने आपको कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य है लॉन्ग टर्म में कि हम अपने जल का संरक्षण करें, हरियाली को बढ़ाएं और अपने वातावरण को संरक्षित करें। जो मेमोरेंडम साइन हुआ है, जो MOU साइन हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद और यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के बीच, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जलवायु परिवर्तन को काउंटर करने के लिए जितने जो हम कार्बन का उत्सर्जन करते हैं अपने विभिन्न विकास कार्यों या अपनी दैनिक गतिविधियों के माध्यम से, उस कार्बन उत्सर्जन को हम किस प्रकार कम से कम कर सकें और दूसरा हम कौन सी ऐसी गतिविधियां करें जिससे कि जो वातावरण में कार्बन है उसे वो सोख सके। उद्देश्य ये हो हमारा कि 2040 तक हम न्यूनतम कार्बन उत्सर्जित करें वातावरण में और कोशिश बल्कि ये करनी चाहिए हमें कि हम जितना भी कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं हम उतना ही कार्बन सोख लें ताकि हमारा नेट इमिशन जो है वो एनवायरनमेंट में वो 0 पर पहुंच जाए। तो हम उसी के दृष्टिकोण से प्रयास कर रहे हैं। इसमें यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा 2 सालों के अंदर एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, एक रणनीति निर्धारित की जाएगी। सभी जो हमारे स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो नगर विकास विभाग हो या परिवहन विभाग हो, ग्रामीण विकास विभाग हो, इन सभी विभागों के साथ मिलकर
एक स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी और हम उस स्ट्रैटेजी पर आगे आने वाले सालों में अमल करेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया, कोशिश करेंगे कि हम वातावरण में कार्बन का उत्सर्जन जितना न्यूनतम हो वो रख सके, क्योंकि हम लोगों का पूरे विश्व के लेवल पे ये प्रयास है कि 2050 तक हम जो टेम्परेचर का इंक्रीज है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, उसे पहले 2 डिग्री का लक्ष्य रखा गया था, अब उसे 1.5 डिग्री तक करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसके दृष्टिकोण से बिहार जो ये कार्य करेगा वो, क्योंकि हमारे पास 1/10 पॉपुलेशन है पूरे देश की, तो ये पूरे हमारे जो भारतवर्ष की जो लक्ष्य होगा, लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में जो काम होगा, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान होगा हमारे राज्य का। जी, यदि हम बात करें दीपक जी आपकी, तो आप प्रधान सचिव हैं पर्यावरण पर एवं जलवायु परिवर्तन में बिहार सरकार में अभी आप कार्यरत हैं। कई विभाग में आपने काम किए हैं, कई पदों पर आपने काम किए हैं। यदि हम वर्तमान की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके लिए, जिस विभाग में भी आप काम कर रहे हैं? किन किन चीज़ों को सबसे बड़ा चैलेंज मानते हैं जिस दिशा में अभी काम करना बाकी है? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है इस विभाग में, वो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि हम ये भूल जाते हैं कि हम प्रकृति को पुनर्सृजित नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है वो ये है कि हमारे अपने विभाग के लोगों को भी और जो हमारे दूसरे विभाग के लोग जो विकास के कार्यों में लगे हैं, उन्हें कहीं न कहीं ये चीज़ समझाना कि आप प्रकृति का मिनिमम नुकसान करें, क्योंकि आप प्रकृति को पुनर्सृजित नहीं कर सकते। कई बार मैंने देखा है, और आपने पटना शहर में भी देखा होगा, कि हम जाने अनजाने में और अपने थोड़े से लैक ऑफ नॉलेज कहिए, लैक ऑफ सेंसिटिविटी कहिए, उसकी वजह से हम इतना नुकसान पहुंचाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब भी कोई सड़क बनती है, कोई गली बनती है, जब कंक्रीट होता है गली में, या सड़क पर बिटुमिन वर्क होता है, या फुटपाथ बनते हैं, तो हमारे जो वर्क्स डिपार्टमेंट है वो क्या करते हैं कि जब वो बनाते हैं तो उस पेड़ को चारों तरफ से पूरी तरह से कस के उसके चारों तरफ कंक्रीट कर देते हैं। वो ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ नहीं, वो बिजली का खंभा हो जिसको चारों तरफ से उन्होंने घेर दिया हो। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम पिछले करीब 1-1.5 साल से मैं ही प्रयास कर रहा हूँ। हमने सभी विभागों को ये लिखा भी है, विभागों के जो पदाधिकारी हैं उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी किया है, लेकिन अभी भी मैं रोज ये देखता हूँ, हर बार कभी अगर मेरी निगाह पड़ जाती है, कई बार लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेंसिटिव हैं, और जब वो ऐसी चीजें देखते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से विभाग का ध्यान आकृष्ट करते हैं, और हम तब तुरंत उसके लिए संबंधित विभागों को बोलते हैं।